प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो आमतौर पर बड़ा नीरस टॉपिक है, जिसके बारे में अक्सर बच्चों में बड़ी समस्या रहती है। क्योंकि वो इसको खंडों में पढ़ते हैं, टुकड़ों में पढ़ते हैं, इसलिए दिक्कत जाती है। और उस टॉपिक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आप लोग ये जान लीजिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास एक अविरल धारा है। अर्थात इसको जब आप टुकड़ों में पढ़ेंगे, खंडों में पढ़ेंगे तो दिक्कत जाएगी, फिर वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको जब आप पूरा एक संपूर्णता में पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि बड़ा ही आसान टॉपिक है, इसमें कोई कहीं से दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, आपको पूरा वीडियो देखना है, समझ में ना आए दोबारा देखना है, तीसरी बार देखना है। और मैं दावा करता हूँ अगर आपने 2 से 3 बार वीडियो देख लिया तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसके प्रति आपका रिश्ता, आपका लगाव, आपकी जानकारी और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और ज़्यादा व्यापक हो जाएगी, और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मैंने अपनी क्लास में आप लोगों को कई बार बताया है कि हमारे यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता की क्या भाषा थी, क्या लिपि थी, आज भी शोध का विषय है। लोग आज भी उसके बारे में एक निष्कर्ष पर विद्वान लोग नहीं पहुंच पाए हैं। ये बात है ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 1500 ईस्वी की। फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन होता है, उसके बाद आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल में सबसे पहले जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में जो ज्ञात ग्रंथ है, जो ज्ञात पुस्तक है, जो ज्ञात भाषा है, जो ज्ञात लिपि है, उसके बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के बारे में, और यह संस्कृत भाषा में है। तो कहने का अर्थ इतना है कि शुरुआत में हमारे हिंदुस्तान में ईसा पूर्व 1500 के आसपास संस्कृत भाषा अस्तित्व में आती है। अब इस संस्कृत भाषा से हुआ क्या, आम जनमानस में, ग्रामीण स्तर पर, या यूँ कहिए कि लोक भाषा में संस्कृत सबकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी, या यूँ कहिए कि लोग खुद संस्कृत भाषा के मानकों पर खरे नहीं उतर सके। तो संस्कृत भाषा का थोड़ा और सरलीकरण होता है, और उसके बाद एक जो नई भाषा अस्तित्व में आती है वो होती है पाली। पाली भाषा के बारे में इतना जान लीजिए कि ये ईसा पूर्व 500 से शुरू होती है और लगभग ईस्वी सन तक आती है। अशोक महान मौर्य सम्राट था, उसके जितने भी अभिलेख मिलते हैं, जितने भी वो स्तंभ मिलते हैं, उनमें जो भी उसने भाषा खुदवाई है, जैसे सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, रुमनदेई का स्तूप अभिलेख, तो ये सारे के सारे पाली भाषा में हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने सारे के सारे उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। उनके 3 ग्रंथ बड़े ही मशहूर होते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इसके बाद थोड़ा और लगभग 500 साल के बाद एक नई भाषा अस्तित्व में आती है, प्रचलन में आती है। देखिए, भाषाओं का क्रमिक विकास होता है। कभी कोई भाषा अचानक से आविष्कृत नहीं होती है, किसी भाषा का इन्वेंशन नहीं होता है। कोई भी भाषा चलते 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 जब अपने प्राचीन रूपों को छोड़ देती है और धीरे धीरे नवीन रूप धारण कर लेती है, तो उस भाषा का ही एक पृथक स्वरूप हो जाता है, पृथक नाम हो जाता है। तो वो भाषा होती है प्राकृत। महावीर स्वामी ने जितने अपने सारे के सारे उपदेश दिए हैं प्राकृत भाषा में दिए हैं। फिर प्राकृत भाषा लगभग 500 साल तक चलती है। फिर प्राकृत के बाद प्राकृत के नियम, प्राकृत के व्याकरण और ज़्यादा आसान हो जाते हैं, और ज़्यादा लोक के करीब में आ जाती है, और ज़्यादा व्यापक जनमानस में उसकी व्यापक स्तर पर स्वीकृति होती है। तो वो भाषा बन जाती है अपभ्रंश। अपभ्रंश का भी यही हाल होता है कि धीरे धीरे सामान्य परिवेश में, सामान्य लोक जीवन में अपभ्रंश के भी नियम और आसान होते हैं, उसका व्याकरण और आसान होता है। तब वो भाषा अवहट्ट के नाम से जानी जाती है, और अवहट्ट से हमारी हिंदी का उदय माना जाता है। और यह लगभग 1000 ईस्वी के आसपास की ये घटना है। तो कहने का अर्थ, हिंदी भाषा हमारी अस्तित्व में आती है लगभग 1000 ईस्वी से। अब हमें हिंदी साहित्य का जो इतिहास पढ़ना है 1000 ईस्वी से 2020 तक, आज की डेट में, यानी कि कुल 1000 वर्ष का हमें इतिहास पढ़ना है। अब 1000 वर्ष का इतिहास वैसे तो देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर पर होता है। पता नहीं कितने हजारों लाखों कवि, हजारों लाखों गद्यकार, साहित्यकार, निबंधकार हुए होंगे। उन्होंने तमाम हजारों लाखों में पुस्तकें लिखी हैं।
तो सारी की सारी नहीं पढ़ सकते हम लोग ना। तो उसका हुआ क्या, केवल साहित्य किताबें पढ़ना है। साहित्य से अर्थ होता है जो वो पुस्तकें जिन्होंने हमारी भाषा को समृद्ध किया है, हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, या जिनका कथ्य और कथानक हमारे इतिहास पर प्रभाव डालता है, जिनकी घटनाएं, जिनकी प्रस्तुति आज भी हमें जीवन जीने का एक नया ढंग देती हैं, एक नई कला देती हैं, एक नया मार्गदर्शन देती हैं, तो वो सारी की सारी रचनाएं साहित्य की श्रेणी में आती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस दिशा में बहुत बड़े विद्वान हुए। यद्यपि उनके पहले कई लोगों ने प्रयास किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। उसमें सबसे पहला प्रयास करता है फ्रांस का एक विद्वान होता है घासीदा तासी। उसके बाद जो बड़ा मशहूर नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का, और फिर उसके बाद शिव सिंह सेंगर का नाम आता है। लेकिन इन सब के प्रयास, हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि हम सब उनके ऋणी हैं, कहीं न कहीं उन्होंने बहुत कुछ सामग्री हमको दी है। लेकिन जो पहला प्रयास किया जाता है व्यवस्थित स्तर पर, व्यापक स्तर पर, जिसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नई दिशा दी और एक सम्यक अध्ययन, सम्यक विवेचन प्रस्तुत किया, वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी पुस्तक का नाम होता है हिंदी साहित्य का इतिहास, और ये 1929 ईस्वी में ये किताब लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पुस्तक का नाम होता है हिंदी साहित्य का इतिहास। बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। आज भी हिंदी साहित्य का कोई भी विद्वान इस किताब को पढ़े बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है कि समय की परिस्थितियों को देखते हुए उनके कई एक कंसेप्ट, उनके कई एक मत, अभिमत अब आज की तारीख में खारिज हो चुके हैं। लेकिन तत्काल परिस्थितियों में, तत्काल देश काल वातावरण को जब आप ध्यान में रखेंगे तो पाएंगे कि उनका प्रयास स्तुत्य है, वरेण्य है। तो हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या मतलब आचार्य शुक्ल जी ने क्या किया है, हिंदी साहित्य के पूरी एक जो धारा थी उसको कुछ टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया है। और पहला नाम दिया है वीर गाथा का, यानी कि जो 1000 ईस्वी के आसपास से शुरू होता है। हालांकि उनका काल विभाजन है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। इसको उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है। और इसमें हाँ एक चीज़ और बता दूं, और तमाम विद्वानों ने जब इस तरह की अध्ययन किए तो शुरुआती कालखंड को उन्होंने अपने हिसाब से अपने अपने नाम दिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक के कालखंड को वीर गाथा काल कहा। ऐसे ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को आदिकाल कहा। राहुल सांकृत्यायन ने इस कालखंड को सिद्ध सामंत काल कहा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कालखंड को बीज वपन काल कहा। आप लोग सब एक कागज पर अलग अलग लिख लेंगे किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है। ठीक है, अब आते हैं आदिकाल पर। नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ नाम वीर गाथा काल भी खूब प्रचलन में है, लेकिन आमतौर पर अब इस समय आदिकाल ही कहा जाता है। तो आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 पुस्तकें छांट के एक जगह इकट्ठा की और बताया कि इन पुस्तकों के आधार पर हम इस कालखंड को वीर गाथा काल कहते हैं। और वो 12 किताबें कौन कौन सी थी आप लोग लिखते जाइए। पहली पुस्तक होती हम्मीर रासो। हम्मीर रासो, इसके लेखक होते हैं सारंगधर। और पहली बार इस पुस्तक में कुंडलियां जैसा छंद प्रयुक्त में लाया गया। कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता का नाम बताइए, तो वो सारंगधर। दूसरी पुस्तक होती है खुमान रासो। इसके रचयिता होते हैं दलपत विजय। तीसरी पुस्तक होती है पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता होते हैं चंदबरदाई। वही पृथ्वीराज जो तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी से हारे थे। इनका राज दरबारी कवि होता है चंदबरदाई और ये पुस्तक लिखता है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य का इसे गौरव प्राप्त है, दर्जा प्राप्त है। प्रश्न आता है इस तरीके से कि हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्य का नाम बताइए, तो कौन सा हो जाएगा आपका? पृथ्वीराज रासो। अगली पुस्तक होती है विजयपाल रासो। इसके रचयिता है नरपति नाल। फिर अगली पुस्तक होती है पदावली। पदावली मैथिली भाषा में है, लेकिन हिंदी साहित्य की श्रेणी में, हिंदी साहित्य की परिधि में आती है। इसके रचयिता विद्यापति हैं। अगली पुस्तक है बीसल देव रासो। इसके रचयिता है नरपति नाल। नरपति नाल है। तो बीसल देव रासो की एक विशेषता बेटा जान लीजिए कि इसमें पहली बार
बारहमासा शैली का प्रयोग किया गया है। बारहमासा शैली क्या है, ये आपको कभी क्लास में मौका लगेगा तो विस्तार से बताऊंगा। बस इतना जान लीजिए कि नायक और नायिका जब कभी अलग होते हैं, उनके बीच में जुदाई आती है, वियोग आता है, तो एक एक महीने पर नायिका या नायक अपने स्तर से वियोग के क्षणों का बड़ा ही विस्तृत व्यापक वर्णन करता है। इसे बारहमासा कहते हैं। फिर अगली पुस्तक आती है जय मयंक जस चंद्रिका, इसको लिखते हैं मधुकर कवि। और फिर अगली पुस्तक आती है जयचंद्र प्रकाश, इसके रचयिता है भट्ट केदार। और इन दोनों पुस्तकों के बारे में जान लीजिए, मधुकर कवि और भट्ट केदार वाली जो पुस्तकें हैं, जयचंद्र प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इनके बारे में इतना जान लीजिए कि ये पुस्तकें आज भी अप्राप्य हैं, अर्थात ये मिली नहीं हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि अगर ये मिली नहीं है तो इनके बारे में आचार्य शुक्ल जान कैसे गए। इनके विवरण दूसरी पुस्तकों में मिले हैं। जैसे तमाम पुस्तकों में लिखा है कि मैंने यह बात जय मयंक जस चंद्रिका के आधार पर लिखी, तो ऐसे ही थोड़े थोड़े कंसेप्ट जब इकट्ठा करे गए तो ये दो पुस्तकें आचार्य शुक्ल की जानकारी में आती हैं और इनके बारे में वो वीरगाथा काल में इनको वो स्थान देते हैं। अगली पुस्तक है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये दो पुस्तकें हैं और इन दोनों के रचयिता विद्यापति हैं। विद्यापति बिहार के मिथिला जनपद के रहने वाले थे, मिथिला क्षेत्र के रहने वाले थे। तो विद्यापति की कुल 3 पुस्तकें हो गई, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। फिर अगली पुस्तक होती है परमाल लासो, इसके रचयिता है जगनिक। परमार यही आपके महोबा वाले राजा परमार दे देव, जिसे लोक भाषा में आज भी आला कहा जाता है। और उसकी बड़ी मशहूर पंक्ति है 12 बरस लोकुकुर जीवे और 10 गहरा जिये सियार और बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवे को धिक्कार। तो ये पुस्तक कौन सी है, परमार लासो, और इसको लिखते हैं जगनिक। अब अगली पुस्तक होती है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ इसको लिखता है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत बड़े विद्वान होते हैं भाषा स्तर पर। फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, उर्दू तो खैर तब अस्तित्व में नहीं आई थी, सॉरी, फारसी, अरबी और हिंदी में भी आपके बताते हैं कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली पहली बार अगर किसी ने लिखी तो खुसरो ने लिखी। तो इनकी जो खुसरो की पहेलियाँ हैं, आप लोग कई जगह देखते होंगे, एक थाल मोती से भरा और उसके सिर पर औंधे धारा, इस तरीके की सारी रचनाएं अमीर खुसरो द्वारा की गई हैं। और पुस्तक का नाम है खुसरो की पहेलियाँ, लेखक है अमीर खुसरो। तो ये कुल 12 पुस्तकें हैं। जब आप इनको एक जगह इकट्ठा करेंगे तो इनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल कहा है। अब आप लोग इसका नोट्स बनाइए और जो जो समस्या है आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में इसके आदिकाल के बाद आता है भक्तिकाल, उसके बारे में आपको हम डीपली बताएंगे, समझाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो, नए अपडेट्स समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।